मैं तो गांधी को कभी नहीं पढ़ा, ना मैं गांधी को पढ़ा, ना लेनिन को, ना मार्क्स, ना किसी संघ के भी कोई गुरुजी के भी कोई चीज को नहीं पढ़ा हूं मैं इन सब की कोई किताब नहीं पढ़ा। मैं जो देखा वो बता रहा हूँ सीधे से, मैं जो देखा, जिसको उस चीज को जैसे समझा मैं तो वो बताया उतना ही। अभी सुबह तो हम लोग बात किए पूरा कि पूर्ण मदाह पूर्ण मिलन के हिसाब से एक जीवन शैली की एक कल्पना जो थी हमारे पास की, वो सारी चीजों को समाज में करने के लिए, और बहुत सारी चीजें थी, खाली वो समझ लेने से नहीं होता है ना, आचरण बनाना। हाँ, वो अगर ऐसा करना है तो उसकी डिजाइनिंग कैसी होना होगा, और सौंदर्य दृष्टि को पैदा करना है तो क्या क्या कार्यक्रम करना होगा, वे आधारित अगर अर्थव्यवस्था बनाना है तो वो मानस छोड़ने का, मानस बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, छोड़ना है सब कुछ, इकट्ठा नहीं करना है। तो हमारी तो अर्थव्यवस्था पूरी व्यय के लिए थी, आय के लिए नहीं। आज जितनी स्कीमें चलती है हमारे पास में, वो सिर्फ हर एक की आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए। हम लोग आज जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम रह लो, क्या भी रह लो, वो जितने सब चल रहे हैं हर एक की आर्थिक स्थिति का सुधार करने के लिए है ना, कि हर एक की आर्थिक स्थिति का सुधार हो जाए। जो 1000 रुपए कमा रहा है वो 10,000 कमाने वाला हो जाए, है ना, भले कहीं भी जाए, हिंदुस्तान में कहीं भी जाए, दुनिया में कहीं भी जाए, उसकी कमाई बढ़ना है। मतलब हमारे पास में हर एक की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तो व्यवस्था नहीं बनाई, हर एक की आर्थिक स्थिति की चिंता कभी नहीं की। टेक्नोलॉजी के बल पर, कलाओं के बल पर हर एक की आहार की व्यवस्था कर दिए थे, आहार की व्यवस्था और गौरव की व्यवस्था, सुरक्षा, आहार की पक्की सुरक्षा किए थे और गौरव की व्यवस्था कर दिए थे वो। बस है, और क्या चाहिए आदमी को, और क्या चाहिए इससे ज्यादा। आर्थिक स्थिति का जो सुधार करना है, आर्थिक स्थिति बढ़ाना है, क्यों बढ़ाना है, काय के लिए चाहिए वो, इसकी जरूरतें पूरा करने के लिए ना। भाई हर एक की आर्थिक स्थिति क्यों सुधारना है, इसकी जरूरत पूरा करने के लिए। अब वो जरूरत क्या है, किसकी है, ये सोचना पड़ेगा हमको। वो क्या है, किसकी है। जब लोग, तो जब भाई 20 किलोमीटर के एरिया में ही इसको सब कुछ मिलने का है, तो उससे ज्यादा की चिंता नहीं है किसी को बाहर की, तो इसको हर सुविधा कितनी चाहिए, कैसी चाहिए। आज सुविधा की इतनी बड़ी बात क्यों चल रही है, क्योंकि आज उसको अपने 20 किलोमीटर के एरिया में जीना नहीं है, उसको कहीं कहीं जाकर के जीने की कोशिश करना है, और कई ढंग से जीने की कोशिश करना है, कहीं भी जाकर जीना है, जीने का एक स्तर। मगर आज क्या है, सुविधा की सीमा कायम नहीं है। अब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ एक खेल नजर आता है, एक तरफ जनसामान्य, एक तरफ गवर्नमेंट, एक तरफ कारखाना, है ना। कारखाने, ये उद्योगपति वगैरह सब का हमेशा ये पुकारा है कि भारत का औद्योगिकीकरण और भारत का आधुनिकीकरण करना है तो लोगों की आर्थिक स्थिति का सुधार करो, क्योंकि लोग अभी भी कारखानों की बनाई हुई चीजें लेने के काबिल नहीं, इसलिए लोगों की आर्थिक स्थिति का सुधार हो। तो जितनी सारी स्कीमें बनी है लोगों के आर्थिक स्थिति के सुधार की, क्योंकि इसके आर्थिक स्थिति का सुधार होगा तो कारखाने की बनाई हुई चीजें लेगा, कारखाने की बनाई हुई चीजें ज्यादा लेगा तो भारत का औद्योगिकीकरण होगा, भारत का आधुनिकीकरण होगा। इससे ज्यादा क्या है करके। और भाई किसी की कोई 1000 रुपए में जी रहा है अच्छे से, उसकी 10,000 रुपए कीमत कमाई कर देंगे तो क्या करेगा। नीम की दतून करने वाला दतून फेंक के कोलगेट खरीदेगा, मामूली 1-2 कपड़ों में अपने दिन निकालने वाला 10 ड्रेस खरीदेगा, मामूली चप्पल पहनने वाला भारी भारी जूते खरीदेगा, यही करेगा ना। और जो कारखानों की वस्तुएं ले नहीं सकता है, आज की परिभाषा में वो गरीब। तुम्हारे पास 100 गाय रह सकती है, 20 एकड़ जमीन रह सकती है, मगर तुम्हारे घर में कारखाने की बनी हुई कोई चीज नहीं है तो तुम गरीब में गिनती आ जाते हैं। ये सेंसस कार्ड यही चलता है ना पूरा,
क्या है तुम्हारे घर में है, उसके द्वारा ये मालूम पड़ते कि अभी कितने घरों में ये चीजें नहीं पहुंची, इसलिए ये लोग गरीब है क्योंकि ये खरीद नहीं पा रहे। इनके आर्थिक स्थिति के सुधार की चिंता करो। भाई एक समय पे जब गांव में सारी टेक्नोलॉजी थी, गांव में सारा उत्पादन था, तो हर सारी चीज हर एक को बड़ी आसानी से मिलती थी ना। हर सारी चीज उसके जरूरत की, हर सारी चीज उसके इस्तेमाल की, हर सारी चीज उसके घर पे अपने समय से आती थी। उस समय की जो भी चक्की था, जो भी उखली था, जो भी साधन रहा है, जो भी यातायात का भी साधन रहा है, उसको सहज वहां मिल जाता था ना, तो वो आसानी से उसको मिल जाता था। तो काहे के लिए उसके आर्थिक स्थिति का सुधार करना है फिर? इसलिए आर्थिक स्थिति का सुधार की चिंता नहीं की है। हर एक के जीने के लिए है व्यवस्था, हर एक की जीने की व्यवस्था है, मगर वो व्यवस्था कैसी है? हर एक के जीने की व्यवस्था हर एक को एक हिसाब से खर्च करना है। हालांकि जरूरत के लिए तो जरूरत तो बहुत कम है, किसी भी चीजों की बहुत कम जरूरत है। बर्तन कितना चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए, सोना क्यों चाहिए, कुंकू गुलाल क्यों चाहिए, क्यों चाहिए ये सब? ये तो बिना जरूरत की चीजें है ना, ये तो सब बिना जरूरत की चीजें हैं। अगर जरूरत के ऊपर ही सब कुछ चलता है तो जरूरत बहुत कम है। और गांव के कारखाने अगर चलना है तो लोगों के उपयोग में लाने की पद्धति को बनाना पड़ेगा, इनकी चीजों को। तो उसमें हमारे ये 49 संस्कार, मैं बोलता हूं हमेशा कि 49 संस्कार और ये 2000 व्रत एक लोकल मार्केट था उनका। इसके द्वारा एक लोकल मार्केट था जिसमें एक तरफ जरूरत का सामान, दूसरी तरफ इन सबको व्यवस्थित रखने के लिए हर एक को इतने संस्कार तो करना ही है, वो किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, ताकि वो जब भी संस्कार करेगा उसमें बस्ती में जितने कारीगर समाज है उसकी 1 से लेके 5 चीज इस्तेमाल करना ही है। और ये था खर्च करने का ढंग हमारा। वो करोड़पति रहने दो, कंगाल रहने दो, वहां तो करोड़पति का प्रश्न ही नहीं उठता, सभी समान। तो ये जो लोग हैं, ये तो एक वहां का एक अपना एक लोकल मार्केट बड़ा पक्का पुख्ता था, जिसके बल पे हर एक को जरूरत की हर सारी चीज मिल जाती थी। साल में हर घर में हर कारीगर अपनी अपनी चीजें टाइम से पहुंचा ही देता था। खेलने के खिलौनों से लेके सब कुछ है ना। गिल्ली डंडा का टाइम आया, गुल्ली डंडा आ जाता था घर पे, और लट्ठू का समय आया, लट्ठू घर पे आ जाता था। दशहरे को बराबर तलवारें आ जाती थी लकड़ी की बनी हुई बच्चों के लिए। बराबर समय से मूसल, समय से रोटी बनाने का, समय से दाल घोटनी, समय से छाछ बनाने का, चक्की का डंडा, ये सब बराबर टाइम से आ जाता था। हर साल में ये सब कुछ बदला जाता था और वो अपने टाइम से आ जा रहा है। हर सारी चीज तो टाइम से घर पे आ जा रही है, तो फिर बाहर खरीदने का क्या है लोगों को? अब सोने की वस्तु है, चांदी की वस्तु है, वो भी टाइम से घर पे आ रही है। नाग पंचमी के दिन हर घर में सुनार लोग चांदी का नाग बना करके ले जाके रखते थे। पितृ कर्म करना है, श्राद्ध कर्म करना है, चांदी की इतनी तार की उसमें जरूरत होती है, वो लेके आ जाते थे। हर संस्कार में चांदी की या सोने की कोई ना कोई एक चीज भी होती है, वो आते रहता था बराबर समय से। उसके लिए जितना देना है वो देते रहते थे लोग, मगर वो जो चीजें आई है उसके लिए दिल खोल के देता था। भाई आप दादा बन गए, आपके पोतरे के लिए जब पोतरा चलने के काबिल हुआ है, साल भर का हो रहा है, तो एक भड़ाई 3 पैर की गाड़ी बना के लाके रखता था घर पे। तो भाई बिना बोले भी कोई ये लेके आ रहा है, तो अभी दादा को कितनी खुशी नहीं होती थी, दिल को ऐसा देता था। हर तरह का धन उसके पास में था ना, धान्य भी उसके घर पे रहता था, पशु भी हर एक के पास उसके पास रहता था, ये सब उसके पास ही रहता था।
कुछ भी देता था दिल खोल के। खाली अब ऐसी जो सैंकड़े बना के लाते थे वही वाला कुसुम। भाई बच्चा 21 दिन का हो गया तो झूले के लिए बड़ा ही तो झूला बनाता था और लोहारी ये सैंकड़े बना कर लाता था गोल स्वरूप। ये लेके आए तो गाय दे देते थे, गाय लेके चले जाता था वो आसानी से। तो जरूरत की हर सारी चीज वहां मिल रही है। फिर बाहर खरीदने का क्या है इनको? मकाई के लिए दुकानें रहेंगी, गांव में प्रोडक्शन, गांव में मार्केट है। 3 खर्चे उनको नहीं है बिल्कुल, पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग और एडवर्टाइजिंग। ये 3 खर्चे नहीं रहने से चीजें बहुत सस्ती मिलती थी। वो अपनी मजदूरी लेता था, रॉ मेटेरियल भी कितना वो वहीं मिलता था। रॉ मेटेरियल भी कहीं से लाने की जरूरत नहीं थी ना इनको। रॉ मेटेरियल वहीं पर है, वहीं पर उसका प्रोडक्शन है, वहीं पे मार्केट है, तो वो तो बहुत कम में मिलेगा ना। आज भाई तुम कपास गांव में है और उसका गिरका बना लिए हैं, बीज अलग कर डालते थे, रुई अलग होती थी, सूत बनाने वाले सूत बनाते थे, गद्दी बिस्तर बनने वाले गद्दी बिस्तर भर देते थे। कहीं और से तो आना नहीं है ना ट्रांसपोर्टिंग करके, या कहीं और भेजना भी तो नहीं है ना इनको। तो वो सारी चीजें लोगों को बड़ी आसानी से बड़े सस्ते में मिल जाती थी। आज एक चीज चाहिए, आज काजल चाहिए, काजल की डब्बी बम्बई से आती है, वो यहाँ आकर के 5 रुपए में बिकती है, 5 रुपए 10 रुपए में बिक रही काट का। और वहां कितने में बनी होगी? वहां जितने में बनी होगी उसकी डब्बी, पैकिंग, तो पैकिंग फिर हुआ, उसके ऊपर एक डब्बा, उस पर सब प्रिंटिंग लिखा हुआ, ये सब होने के बाद वो 10 रुपए में आके मिल रही है। जब गांव में काटी का बना लेते थे, काजल बना लेते थे, हर घर का एक वैरायटी का काजल था। कोई नीम की काड़ियों से बनाता था, कोई लहसुन से बनाता था, कोई गोमूत्र से बनाता था, बहुत नमूने का काजल। और ये सबको किसको देना है, किसको बेचना है? घर के लिए बनाना है, तो उसके लिए जबरदस्त पैकिंग करने की क्या जरूरत है? मामूली नारियल के चिप्पे में उसको डाल के रख लेते थे, और वो बनाने के लिए बहुत बड़ा कारखाना थोड़ी चाहिए। जब मन हुआ जब बना लिए बैठ करके, है ना। तो उसको स्टॉक थोड़ी रखना है, महीनों के लिए रखना है, साल, ऐसा भी नहीं था लोगों को। 1 हफ्ते के लिए बनाए, खत्म, फिर बना लेते। कितना टाइम लगता है लोगों को। ऐसी परिस्थिति में दुकानों की जरूरत क्या थी फिर वहां पे? गांव में तो कहीं भी दुकानें नहीं होती थी, आज भी दुकानें नहीं है, बहुत कम है दुकानें अब। वहां तो उस समय तो कोई दुकान नहीं थी, हर घर एक कारखाना है। जरूरत पड़ी तो फटाक से जाके उसको बोल दिए, लेके आ जाता है, ला लेते। फिर दुकानें क्यों चाहिए? दुकानें नहीं थी इसलिए। हाँ, व्यापार हमारे पास में 2 ढंग से चला है। एक तो स्वार्थवाह बोला जाता था, जो जमीन के रास्ते से चलते थे। दूसरा पानी से चलता होता था व्यापार पूरा, समुद्री रास्तों से। ये 2 व्यापार थे। ये जो 2 व्यापार पूरे हमारे पास में चलते थे, ये गांव की जरूरत की सारी चीजें तैयार होने के बाद जो समय बचता था लोगों के पास में, वो बैठ के सुंदर सुंदर चीजें बनाते रहते थे। ये नहीं था कि बेचने के लिए ही बनाना है, जरूरत ही नहीं थी, मस्ती से बनाता था वो, जितना भी टाइम लग जाए, जो भी लग जाए। इससे बहुत सुंदर चीजें तैयार होती थी, और वो सुंदर चीजें बाहर के देशों के लिए चली जाती थी। तो इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि वैश्य वर्ण है, जाति नहीं। वैश्य का मतलब है वो वर्ण है, जाति नहीं है वो, है ना। तो ये सारे जाति के लोग जितने भी कारखाने वाले हैं गांव में, सुनार है, जुलाहा है, रंगारा है, या जो भी है जितने भी है, सब अपने जरूरत का, गांव के जरूरत का पूरा सब बनाने के बाद जो सुंदर सारी चीजें बनाते थे, करते थे, वो उनमें से ही एक ग्रुप, चलो भाई गांव का जरूरत का तो सब है, मतलब गांव को समृद्ध भी तो करना है ना, और भी बहुत सारी चीजें गांव में करना है, गांव को समृद्ध बनाना है,
तो ये सारे लोग जुलाहों में से जुलाहों का ग्रुप, ऐसा हर कारीगर का अपना अपना एक ग्रुप निकलता था, चलो बाहर बेच के आएंगे। अभी भी बहुत सारे कार्यक्रमों में ऐसी ट्रेनिंग देते रहते हैं, है ना, कि इसी में से ग्रुप निकाला जाए। मार्केटिंग वाले ये सब कर रहे हैं कि इसी में एडवर्टाइज करने वाला हो एक ग्रुप, इसी में मार्केटिंग करने वाला हो, इसी अगर एक प्रोडक्शन करने वाला है तो उसी में से एक ग्रुप एडवर्टाइजिंग वाला होना है, उसी में से एक ग्रुप मार्केट वाला होना है, उसी में एक पैकिंग कैसे करना है उसका एक ग्रुप होता है। ऐसे समाज भी कर दिया था उस समय, ऐसे समाज भी कर दिया था कि जब कुछ लोग निकल गए, जो होशियार लोग रहते थे, जिनको बाहर घूमना पसंद रहता, हम जाके बेच के आते भी, वो ये सारा सामान इकट्ठा करके वो निकलते। बहुत बड़ा ग्रुप, अब आसपास के कई गांवों के लोग, ऐसे लोग सब मिलके अपना अपना माल लेकर के बाहर निकलते थे। अब उसके साथ वो अपनी पूरी व्यवस्था बनाते थे, सुरक्षा व्यवस्था भी वो लोग बनाते थे, और खाने पीने की व्यवस्था है। बच्चे भी साथ में चलेंगे, क्योंकि एक बार निकले तो 2 साल के बाद लौट के आएंगे, या साल के बाद आएंगे, या 2 साल के बाद आएंगे, 3 साल के बाद भी आएंगे लौट करके। तो वो ये सब एक व्यवस्था बना करके निकलते थे। इसको सार्थवाह बोलते थे, जो जमीन के रास्तों से निकलता था, सार्थवाह का ग्रुप। और ये बहुत दूर तक जाते थे, अफगानिस्तान, इजिप्ट तक चले जाते थे, जहां तक पैदल जा सकते हैं जाते थे लोग। और दूसरा व्यापार पूरा समुद्र के रास्ते से, कुछ व्यापारी समुद्र के रास्ते से जाते थे, जो अरब देश वगैरह सब समुद्र के किनारे किनारे के देशों में जाते थे लोग। अब वो लोग तो ज्यादातर समुद्र के किनारे किनारे जो चीजें पैदा होती है, मसाले है का, ये सब लेकर के वो लोग भी निकलते थे, भूमि के रास्ते से ज्यादातर कारीगर लोग। तो ये क्या है कि ये लोग जब निकलते थे तो एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमा में जाते समय वहां टैक्स लगता था, और वो टैक्स था कितने बैल का वजन जा रहा है, या कितने गाड़ी जा रही है, गाड़ी में क्या जा रहा है तो नहीं, कितने गाड़ी जा रहे हैं, या कितने बैल बाहर जा रहा है, उस हिसाब से टैक्स लगता मामूली एक तौर पे। वो एक देते हुए चले जाते थे वहां। फिर वो लोग पूरा व्यापार करके कई सालों में लौटते थे। लौटते समय चांदी लाते थे, क्योंकि चांदी अपने हिंदुस्तान में नहीं थी, सोना निकला है, सोना भी कम, बाकी हीरे मोती रत्न ये बहुत निकले हैं, मगर चांदी नहीं। चांदी पूरी वो लोग वहां से कमा के लाते थे, कमा के लाते, लूट के नहीं लाते, सारा सामान बेच के चांदी लेकर के आते थे। आके सारे कारीगरों में वो चांदी बांट देते। फिर कुछ समय पे रहे, 7-6 महीने रहे, 6-8 महीने रहे, फिर सबका माल इकट्ठा किए, चलो भाई फिर निकले। ये उनका एक था व्यापार। देश में ही पूरा जो व्यापार हमारे पास में बहुत सारी चीजों का जो चलता था, जैसे पारा सब जगह नहीं मिलता है, पारदर्शन है ना, या कुछ चीजें सब जगह नहीं मिलती, सुपारी सब जगह नहीं, पान सब जगह नहीं मिलता है। पान हर इलाके में अपना होता था, पान अपने वैरायटी का पान हर इलाके में रहा है, मगर सुपारी लौंग इलायची ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, मेवे है, ये सब जगह नहीं होते थे, है ना। अफगानिस्तान में बहुत मेवे होते थे। अब ये ऐसी सारी चीजें तो लोगों को चाहिए ना, तो ये पूरा व्यापार लंबाड़ों के हाथ में। लंबाड़ों के बड़े बड़े ग्रुप थे जो ये चीज अफगानिस्तान से लेकर कन्याकुमारी तक वो सारी चीजें ये लेकर के निकलते थे। हर जगह जगह इनका तांडा रुकता था। उस इलाके के लोग जिनको जरूरत है वो ले लेते थे, क्योंकि वो चलते ही रहते थे निरंतर। जहां भी रुके वहां अपना दुकान लगा लिए, बाजार लगा लिए, बस 1-2 दिन ठहरे, जिनको खरीदना है खरीद लिया, बाकी आगे चला वो लोग, है ना। अब वो लोगों को भी जो देने का होता था, वो लोगों के साथ में बहुत लोग होते थे, बहुत पशु होते थे। तो लोग क्या सोना लेते रहेंगे, क्या इनसे चांदी मांगे होंगे, सीधे से जानवरों को चारा होना है,
ये हमारे को भी खाने के लिए होना है ना, वही लेते रहे होंगे ना। और क्या भाई, जब तिब्बत से ऊन बेचने के लिए लोग आते थे तो वो ऊन लेकर के आते थे, 2-3 एक इलाके में बैठ करके 2-3 दिन तक भाव तोड़ा जाता था, भाव तय किया जाता था, भाव तोड़ना उसको बोलते हैं। तो एक 4-5 दिन तक खूब दावता होती थी। ये गांव वाले उनको खाना खिलाते थे, वो लोग गांव वालों को दावत देते थे, अपने ढंग का खाना खिलाते थे। उसके बाद भाव तोड़ा जाता था। जिस दिन भाव तय हो गया तो पूरे इलाके में वो उसी भाव में बेचेंगे, देंगे अपना माल। वो ये सारी चीजें दे करके गुड़ मांगते थे लोगों से, किस पैसे बदले हमको गुड़ दे दो, इसके बदले वो अनाज दे दो, वो हमारे पास नहीं होता है, वो लेकर के जाना है। ऐसी सारी अपनी जरूरत की चीजें सारी लेकर के चले जाते थे, क्योंकि उनको ऊन का प्रोडक्शन करने के लिए कोई कारखाना लगा करके बैठना नहीं था ना। भेड़ों से आता था आसानी से। भेड़ पालना है, हाथ से बनाना तो नहीं है ना भेड़ों को, तो मशीन में तैयार नहीं करते थे ना भेड़, वो तो अपने आप उसकी वृद्धि होती थी, उसको संभालना था, बस कटाई करके लाना था। तो वो फिर उस हिसाब से लेते थे। क्यों अभी हम उत्तराखंड के रहे तो पुराने लोग ये बता रहे थे, क्यों इस तरह से ले जाते थे, गुड़ वाड़ी ये सारी चीजें ले करके चले जाते थे। उनके लिए हम लोगों को ला करके रखना पड़ता था, क्योंकि वो यही मांगते थे ज्यादातर। तो उसमें अब ये जब चलते थे तो राजाओं की सीमाओं पर टैक्स था, यात्रियों को नहीं था। तीर्थ यात्रा पर निकले हुए लोगों को नहीं, कोई टैक्स नहीं, कोई कुछ नहीं। गांव की सीमा से पार होते ही कोई जाति नहीं उनकी, सब यात्री, सब तीर्थ यात्री माने जाते। राजा भी तीर्थ यात्रा पर निकलता था, यहाँ के तकरीबन राजा भी सब तीर्थ यात्राएं किए। मगर ये राजा जो है, जो इस इलाके का राजा है, इस इलाके की जहां तक सीमा है वहां तक ये छतर लेकर के चलता था, छतर चामर लेकर चलता था। दूसरे राजा के इलाके में जाते ही ये छतर चामर हटा दिया जाता। अब वो राजा नहीं है, वहां का छत्रपति कोई और है, इसके ऊपर छत्र नहीं चलेगा। ये यात्रा के लिए जाता था। मगर हर तीर्थ क्षेत्र की अपनी एक सीमाएं थी। अब जैसे तिरुपति का येड़ुकोंडल है ना, येड़ुकोंडल उसकी सीमा है, 7 पहाड़। तो उस सीमा में जाते ही सबको अपने हथियार रख देना पड़ता था। वहां अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं जा सकता था, वाहन लेकर के नहीं जा सकता उस सीमा में। गुर्रम मेरा घोड़े पे चढ़ के मैं जाऊंगा नहीं, रथ के ऊपर जाऊंगा नहीं। वो सीमा पे अपने वाहन छोड़ देना होता था, अस्त्र छोड़ना होता था, चप्पल भी छोड़ देना होता था। उस सीमा से उस तीर्थ क्षेत्र तक हर लोग सब एक ही हिसाब से जाना है, क्योंकि कई तीर्थ क्षेत्रों की सीमाओं में राजाओं के को भी अपने भवन बनाने का अधिकार नहीं है। उज्जैन की सीमा में कोई राजा अपना भवन नहीं बना सकता, इसलिए अहल्याबाई होलकर अपना महल इंदौर में बनाई, उज्जैन की सीमा के बाहर बनाई हो। उज्जैन की सीमा में कोई अपना महल नहीं बना सकता था कोई राजा। ऐसे वहां का अधिपति महाकाल है, महाकाल भी है, उससे बड़ा कोई नहीं है वहां। तो ये जो है कि उस समय सीमा, उनकी अपनी सीमाओं तक वाहन जा सकते थे, आदमी जा सकता था। वहां जाने के बाद सब कुछ छोड़ना है। ये पद्धति आज फिर कर दिए तो काय के लिए तिरुपति में इतना रश होता, हाँ, काय के लिए श्रीशैलम में इतना रश होता। अब तो ये हेलीकॉप्टर लेके मंदिर पे उतरने को तैयार है। भाई तेजी से चलने वाले वाहन के आज ही तैयार हुए क्या? महाभारत में हमको जैसे वर्णन आते हैं, ऋतुपर्ण राजा को जब जाना था, अयोध्या जाना था अपने देश से, और वो बहुत योजन दूर था। नल जब उसके वहां सारथी का काम किया, सेवक का काम करता था नल राजा, तो नल बोला कि मैं लेके जाता हूं, मैं घोड़े चलाने की विद्या जानता हूं। तो क्या किया, ये कुछ घोड़े चुना। तो ये राजा ऋतुपर्ण बोलता, अरे ये घोड़े ले जा करके हमारी हंसी उड़ाएगा क्या वहां? हाँ नहीं महाराज, चलो मैं इसमें ही लेके चलता हूँ। वो घोड़ों की कुछ नसें वसे दबा करके घोड़े इतना तेज आकाश मार्ग से जाने लगे।
तो इसका जो दुपट्ट था ये उड़ गया राजा का। तो मेरा दुपट्ट तो बोलता कि वो गया 100 योजन दूर गया। अब उसके लिए वापस नहीं जा सकते। तो बैठे बैठे राजा उसको बोलता है कि देखो हे सारथी, ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है सामने, इसमें इतनी शाखाएं, इतने पत्ते और इतने फल है करके बोला। नल बोलता मैं गिन के देखता। अरे देर हो जाएंगी। नहीं, मैं गिनता हूं, मेरे को एक गिनना आता है, इसका हिसाब मेरे को मालूम है। तो नल जाकर के गिना। ये तो जबरदस्त विद्या है भाई ये तो। हाँ, कि एक झाड़ पे कितने पत्ते है, कितने फल है, कितने फूल है, बोलना उसको देख के मामूली बात है क्या। तो ये फिर आने के बाद ऋतुपर्ण बोलता है कि हे सारथी, तू ये रथ चलाने की विद्या मेरे को सिखा। इन्हों बोलता है कि तू मेरे को ये विद्या सिखा, ये गणित सिखा मेरे को। दोनों रथ चलाते हुए एक दूसरे की विद्या भी सीखे, वो फिर लेके गया। तो ये नलदाने की कहानी में आता कि इतने तेज चलने वाले वाहन भी हमारे पास थे, विमान भी हमारे पास थे, क्योंकि हर शास्त्रों में विमान का जिक्र तो उठता ही है कि विमान में बैठ के गया। अब जैसे पुष्पक विमान था, पुष्पक विमान की जो खासियत है वो ये थी कि उसमें कितने भी लोग बैठो फिर भी एक आदमी के बैठने की जगह उसमें रहती है, कितने भी लोग बैठ जाओ, वो ऐसा विमान था। ऐसे विमानों की आज कल्पना नहीं कर पाए हैं अभी, है ना। तो ये सब रहा है, मगर ये सब तीर्थ क्षेत्रों की सीमा के बाहर, नहीं अंदर नहीं लेकर के जा सकते हो तुम, सब छोड़ना है, ये नियम थे हमारे, पूरी पाबंदियां थी। तो ये व्यापारियों को इस तरह से टैक्स जगह जगह पे लगता चुंगी, मगर वो जो लगती थी चुंगी वो भार पर, कितने गधों पे जा रहा है भार, कितने बैलों पर, कितने बैलगाड़ी पर, उस हिसाब से। अंग्रेजों के टाइम पे धर्मपाल जी के पास की जो है रिपोर्ट है उसके अनुसार ये लोग क्या किए, अपने इलाके में हर 28 किलोमीटर पे एक चुंगी बनाए और ये भार पर टैक्स नहीं, वस्तु पर टैक्स लगाए। इसमें क्या जा रहा है, सोने की वस्तु जा रही है, मट्टी की वस्तु जा रही है। ब्रिटिश लोग, अंग्रेजा ये किए। तो ये लोग क्या किए कि वस्तु पर टैक्स लगाए, कितने कपड़े हैं, क्या है, निकलने के पहले पूरी लिस्ट बनाना, लिस्ट बना के वो दिखा के वो गाड़ियों में भरना, मोहर लगना, मुद्रा लगना। ये 28-30 किलोमीटर जाते ही फिर खोलना, फिर बताना। तो अब उसमें रिश्वतखोरी चालू हो गई, लंचम रिश्वतखोरी में चालू होना था। कहाँ खुलता भाई, कहाँ देखता भाई, है ना, ले भाई। अब वो चालू होना ही था, उसमें वो चालू हो गई कि चौक खोल खोल के देखिए वो लोग अभी एक बैल है कि दो बैल है कि हजारों बैलों के बैलगाड़ियां हैं। तो अब वहां रिश्वतखोरी भरपूर चालू हो गई, वो होना ही था, है ना। तो इस तरह से वो चीजों का भाव बहुत बढ़ गया। फिर बाहर जाते जाते इतनी जगह टैक्स देकर के जाना है तो वो चीजों का भाव बहुत बढ़ जाता था, तो बाहर के लोग उसको खरीद नहीं पाते थे, तो वो मार्केट कम होने लगा। शायद ही कम होना था ना, फिर वो मार्केट बाद में धीरे धीरे वो बंद हुआ। वो बंद होने के बाद वो जो धंधा करने वाले लोग थे वो बस्ती में आके दुकानें लगा के बैठ गए, वही लोग दुकानें लगा के बैठ गए। इस तरह से हुआ पूरा का पूरा। जो हमारे पास में टैक्स नहीं होते थे, बहुत कम टैक्स। हमारे तो शास्त्र के अनुसार राजा टैक्स कितना वसूलना है ये पद्धति थी, उसके नियम थे 2-3 तरह से। कि टैक्स, एक तो टैक्स है सूर्य की तरह, राजा सूर्य की तरह टैक्स वसूले। जैसे सूर्य सभी जगह से पानी सोखता है, उसके पानी सोखने से सब मरने जाते ना, पनपते हैं, और समय आने पे उसको बरसाता है। एक राजा का टैक्स का विधान ऐसे ही होना है। दूसरा, भ्रामरी, जैसे मधुमक्खी
हर फूल में से, भ्रमर जैसे हर फूल में से रस इकट्ठा करता है। उसके रस इकट्ठा करने से ही मर जाते क्या? फूल वाले सब खत्म हो जाते क्या? नहीं, पनपते थे। और तो उस तरह से ही राजा टैक्स इकट्ठा करे। तीसरा गोचर, गाय की तरह, जैसे गाय चरती है, यहाँ भी चरेगी यहाँ भी चरेगी, सब चट करके नहीं जाती ना, इस तरह से राजा को टैक्स वसूलना है। ये 3 टैक्स है। मगर उसके पहले राजा इनको इतना समृद्ध करे कि इनको टैक्स देने में दुख ना आए। जैसे तुम गाय का दोहन करना है, शोषण नहीं। तुम गाय को भरपूर खिलाने के बाद उसके थनों से अपने आप दूध टपकने लगता है, उस समय तुम उसका दूध लो, वो दूध वो देगी, आसानी से देगी। काहे के लिए लात मारेगी वो? जिस समय पे इसको लग रहा है कि ये हमारा शोषण हो रहा है, तो फिर गड़बड़ हो जाता। इसलिए अपने पास टैक्स का विधान बहुत कम था, बहुत कम, यानी कई बार 16वां भाग होता था, 6% भी रहा है। 100 थैले अनाज पैदा हुआ है तो 6 थैले राजा को देना है। अगर तरी वाली जमीनें धनमड़ियां हैं तो 12 थैले देना है। ये राजा को ये टैक्स था, जो धान्य के रूप में था, अनाज, बाकी पैसा वैसा नहीं, कुछ भी अनाज के रूप में टैक्स था पूरा। तो राजा को देते थे, समय से लेकर के चले जाते थे, आकर के इतना जरूरत है उठा के ले जाते थे, उतना ही, उससे ज्यादा कुछ नहीं था हमारे पास में। और तो कहीं कहीं कारीगरों पर भी कुछ टैक्स का वर्णन मिलता है, बहुत थोड़ा। जो कारीगर लोग हैं, जो काम कर रहे हैं, जो व्यापार चल रहा है, जिनका बाहर जाकर व्यापार हो रहा है, उस पर भी थोड़े बहुत टैक्स का वर्णन आता है, तो वो भी बहुत ज्यादा नहीं। इस तरह से वो आसानी से चलता था लोगों का। 1818 में पहली बार ना घरों पर टैक्स लगा था बनारस में, बहुत बवाल हुआ था 1818 में। तो खूब लोहार वहार खूब बवाल मचाए थे। तो इनका क्या था कि टैक्स की घोषणा करो पहले, लोग बवाल मचाएंगे, फिर उसमें हल्ला मचाने वाले कौन कौन लोग हैं उनको पता था, लोग खामोश होंगे और मानसिक रूप से टैक्स देने को तैयार हो जाएंगे। पहले हल्ला मचाओ, जैसे टैक्स लगने वाला है, टैक्स लोग अपन हट नहीं लगने देंगे, ऐसा कैसा जिएंगे, जिएंगे, हल्ला मचाएंगे, गुला मचाएंगे। फिर बाद में 1-8 साल के अंदर मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे, उसके बाद वो कानून देंगे। ऐसे ही कि वो पद्धतियां अभी भी चल रही है। पहली बार घरों पर टैक्स लगा, 2 साल काफी ढिंगाना रहा, फिर धीरे धीरे मान लिए लोग। बनारस में नावों पे टैक्स लगा। नाव पे हमारे पास कोई टैक्स नहीं था। नाव की व्यवस्था में कल बताया ना अपने अपने इलाके में कि इस गांव के लोग, उधर के गांव के लोग ढानी कायम करके रखते थे कि पार उतार जाने वालों को पार उतार दो भाई, उससे लेना कुछ नहीं है तुम, या उसको तुम सता भी नहीं सकते। वो सब कुछ हमारे पास में था ही था। अब जब बनारस में जब गंगा पार जिनको रोजी जाना आता होगा, तो वो साल का कुछ कायम कर लिए होंगे कि हम इतना दे दिया करेंगे भाई तुम्हारे परिवार को, है ना, तो तुम्हारा सब चलेगा। तो नावों पर टैक्स लगते ही पुल बनाए, वहां पे एक पुल बनाएंगे ना, पुल पे से कोई नहीं चलता था उस समय। लोग 1 पैसा दिए 2 पैसा दिए अपने घर के घाट के पास, घाट पर उतरते ना। तो अब ये लोग क्या किए, फिर पुल पे से कोई नहीं जा रहा है तो नावों पर टैक्स लगा दिए। नावों पे टैक्स लगाते ही 4000 नाव बंद हो गई, लोग पुल पे से जाना चालू की। 4000 नाव का मतलब होता है 8000 परिवार। 8000 परिवार एकदम बेरोजगार हो गए। अब इनको क्या करना, कुछ लोगों को पकड़ के ले गए सूरत, वहां कपड़े की खोले थे वहां, उसमें लगाए। कुछ लोग बेचारे इधर उधर नौकरियां करने लगे लोगों के पास, कुछ लोग डाकू वाकू बन गए। इस तरह से ना हमारे पास एक एक कारीगरी को तोड़ा गया, एक एक काम को, एक एक कारीगरी को तोड़ते गया, वो सारा मामला गड़बड़ा था, चला गया। इस तरह से पूरा गड़बड़ हुआ। पर उसके पहले तक हमारे पास में इतने टैक्स नहीं थे, लोगों पर टैक्स नहीं थे।
और राजा लोगों के लिए कुछ करना है ऐसा भी नहीं था। हाँ, कि राजा की ओर से कानून बन रहा है, गांव में मार मार के लागू करना है, ऐसा भी नहीं था। राजा गांव की व्यवस्था में कोई उंगली नहीं लगा था कि तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा करो, ऐसा करो। तुम्हारा गांव है, तुम्हारा जल जंगल जमीन तुम्हारी है, जैसा अपने आप को व्यवस्थित कर सकते हैं कर लो, है ना। लोग कर लेते थे। हाँ, कुछ जो पंचायतें होती थी जिसकी समस्याएं गांव में नहीं सुलझ पाती थी, ऐसे टाइम पे राजा के पास जाते थे लोग, है ना, राजा के पास जाते थे, और वो बहुत कम होता था। हाँ, कभी राजा का एक धर्म ये था कि कोई देशद्रोह को ना कर दे, है ना। इसकी जो सीमा के ऊपर के जो गांव है वहां पे वो लोग अपनी पकड़बंद निगरानी जरूर रखते, कोई देशद्रोह जैसी चीज ना फैले, उसके लिए एक व्यवस्था रखते थे वो वहां की। क्योंकि हमारे राजा लोग सेनाओं का पोषण नहीं किए, बहुत सेनाओं का पोषण ऐसा नहीं किए। ठीक है, जो किले वाले बनते थे उसकी रखवाली के लिए कुछ लोग रखे जाते थे, और उनको जो दिया जाता था वो उधार में ही दिया जाता था। बाकी यहाँ एक कहावत है ना, राजूला पैसा राल्ला पालू, इसका पूरा पैसा देवालय निर्माण में, कहीं एक मंदिर बनाना है उसमें लगता था, या कहीं एक किला बनाना है उसमें लगता था, पत्थरों में लगता था इसका पैसा पूरा। बाकी और कहीं लगना नहीं है। किला बना रहा है, चले उस किले में लग रहा है पैसा, या फिर कोई मंदिर बनवा रहा है, मंदिर में लग रहा है पैसा। इसलिए अपने पास ही कहावत है ना, राजूला पैसा राल्ला पालू करके, कि राजाओं का पूरा पैसा तो धन तो पत्थरों पे लगता है। जन सामान्य की अपनी अपनी व्यवस्था है, सुरक्षाएं है पूरी, ये तो कर लेते थे। इसलिए हिंदुस्तान में दुकानें नहीं रही कभी, और दूसरा मजदूर कभी नहीं रहा। कौन मजदूरी करता था? नहीं, सबके अपने अपने काम है, सबके अपने अपने काम है। अपने काम छोड़ करके वो क्यों जाएगा कहीं मजदूरी करने के लिए? और भरपूर काम है, खाने को नहीं मिल रहा ऐसा नहीं है, भरपूर खाने को है, घर में काम है, अपना खुद का काम है, तो क्यों जाएगा मजदूरी को? इसलिए खेती में या कहीं और कोई मजदूरी को जाता नहीं था, मजदूरी को जाता नहीं था। आपस में इनके अपने कई ये थी व्यवस्थाएं थी, नेस्ता कट्टू जैसी आपस में इनकी व्यवस्थाएं थी। अब जैसे खेती करने वाला समाज तो खाली कुंभी समाज रहा है बिल्कुल, और कोई दूसरा समाज खेती नहीं करता था। जुलाहों को बर्बाद करने के बाद जुलाहे खेती में उतरे, चारों लोग बर्बाद किए, और हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संख्या जुलाहों की। पद्मशाली नहीं, पद्मशाली, देवांगा, धेनरे, कोष्टी, नेतगानोर्लू, पेरकोर्लू, ये सब बुनने वाले, कपड़ा बुनने वाले लोग, बहुत समाज था जो कपड़ा बुनने वाले लोगों का था, है ना। तो ये बहुत बड़ी संख्या थी। ये 1945 के बाद ये सब बर्बाद हो गए, कपड़ा बुनने वाले लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। उसके बाद सब अपने मग्गमों को अंगार लगा लगा के भागे, इधर बोले उधर जा करके कुछ उनको बता दिए, कोई काम नहीं, जंगल काटो, जमीन कर लो, खेती पर सबको खेती बताते गए। इनका काम तोड़ना, खेती बताना, इनका काम तोड़ना, खेती बताना, बस खेत कर लो। अब वो खेत कर लो में अभी जो खेती करने वाला समाज था, कुंभी समाज, इनकी अपनी 12 कुछ उपजातियां हैं कुंभियों, ये अपने गांव के लिए अपना सब कुछ बहुत सुंदर ढंग से निकाल लेते थे ना, बहुत अच्छा निकाल लेते थे। बाकी ये सब लोग उनके घर की मजदूरी नहीं करते थे, खेत की मजदूरी नहीं करते थे, मगर उनके लिए औजार, हथियार, सामान सब तैयार करते थे, सब कुछ तैयार करते थे लोग। टेक्नोलॉजी से लेकर के सब कुछ तैयार करना है उनके लिए, वो दे दे, उसके लिए सब कुछ मिलता भी था इनको। और खेतों में मजदूरी की बात नहीं, क्योंकि एक एक परिवार ही इतना बड़ा बड़ा होता था, कुटुंब ही इतना बड़ा बड़ा होता था, ये सब उसमें लग जाते थे। 70-70, 80-80 लोग हैं एक एक कुटुंब में, 100-100 लोग हैं एक एक कुटुंब में। इतने बड़े बड़े कुटुंब क्या करेंगे? सब चले खेत में, इससे ज्यादा मजदूर थोड़ी लगाता है कोई खेत में, है ना। समझो कोई पिछड़ गया, किसी कारणवश नहीं कर पा रहा है,
तो ये सब मिलके कर डालते थे। अभी भी इस इलाके में क्या है, पटेल होता है, गांव का पटेल, गांव के पूरे लोग एक दिन पटेल के खेत में काम करना रहता है ना। अभी इस इलाके में चलता है, एक दिन सब लोग पटेल के खेत में काम करना, पूरा गांव जाके उसके खेत में काम करे। तो कितने दिन मजदूरा लगा के वो काम होना है, उसका काम तो आसानी से होता है ना। अब पटेल जब अपने पास में काम करने के लिए आए, वो तो सबको खाना खिलाना भी है, पूरे गांव भर को खाना खिलाना पड़ता है उन दिन। वो एक फंक्शन जैसा चलता है बेटा, पूरा कार्यक्रम जैसा चलता है वो। इसलिए वो डरते रहते पटेल, अभी नको भाई, अभी नको आओ कोई भी काम को हमारे खेत पे, पहले मैं इंतजाम तो कर लूं सबको खिलाने का, उसके बाद में फिर आओ। ऐसा तो ये सब इस तरह के बहुत सारे ढंग थे। सत्रम थे हमारे पास, बहुत सत्रम, देवालय सत्रम, ये बहुत थे। आने जाने वाले सब वहीं ठहरना है, घरों में ठहरना है, ये सारी व्यवस्थाएं थी ना। जैसे कल बताया ना मैं कि यहाँ भीमशेरी में जैसा होता था, यात्री आए, रोज नामचा लिखा, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे, कौन सी जाति के, वो जाति के घर पे भिजवा दिया, वहां गया, खाना खाया, रात में रहा, सुबह फिर चलते बना। तो उसको होटल की जरूरत क्या है, खाना तो मिल ही रहा है आसानी से। इसलिए होटल और लॉज हमारे पास कभी बने नहीं। सत्र थे, सत्र बहुत बड़े बड़े सत्र होते थे, और सत्र चलाते थे बनियों की औरतें, जिनके पुरुष लोग बाहर व्यापार के लिए गए हैं, जो औरतें वहां हैं, ये लोग सत्र चलाती थी, और राजाओं की बीवियां सत्र चलाती। तो जैसा वर्णन आता है हमको कि एक एक सत्र इतना बड़ा बड़ा था कि उसमें कोई गर्भवती औरत आए और उसका प्रसव का समय आ गया है, तो 3 महीने तक उसकी व्यवस्था वहां होती थी। बच्चे को 3 महीने का होने के बाद वो आगे जाना है, 3 महीने की वहां व्यवस्था करते थे। ऐसे सत्र, अगर किसी कारणवश बच्चा अनाथ हो गया, वहां बच्चा पैदा हुआ, मां मर गई और कोई भी नहीं है, तो उस बच्चे का पोषण सत्र करता था। 18 साल तक वो सत्र उसका पोषण करता था। वो जिस भी समाज का है, उस समाज की विद्याएं उसको सिखाते हुए उसका पोषण करता। नहीं, ये सब वेस्ट खर्च करके बंद कर दिए। वेस्ट खर्च है, ये सब बेकार का खर्चा है। अंग्रेजा ही कानून बना के, बरार का जो सत्र था, वहां का राजा जो लिखा था, धर्मपाल जी की किताबों में तो इसका बहुत वर्णन आता है कि सत्रों को कैसे बंद किया गया। बरार का जो राजा है, वो तो चिट्ठी लिखा था, रोते हुए चिट्ठी लिखा था कि तुम इसको वेस्ट खर्च समझ रहे हो, मगर ये वेस्ट खर्च नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, ये जरूरी है, ये इसको बेकार का खर्चा मत समझो, इसको खत्म मत करो, इस व्यवस्था को खत्म किए मत, सत्र की व्यवस्था को। तो हमारे पास में एक तरफ तो पूरा व्यय के लिए एक व्यवस्था थी, दूसरा दान उसमें बहुत महत्वशाली था। पुलिस में नहीं, पुलिस का भी बताता हूँ मैं कैसे कब चालू है। ये जमींदारों के लिए चालू हुई थी पुलिस।